हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एनटी अभ्यास ऐप में जो टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं उसका टेस्ट नंबर 1 का मैथ्स वाला पोर्शन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आपको एक बात ये भी करना चाहूँगा कि एनटी अभ्यास ऐप में क्या है कि अराउंड 30 टेस्ट पेपर्स वहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, और मैथ्स में अगर बात करें तो हर टेस्ट पेपर के अंदर क्या होता है 25 प्रॉब्लम्स आ रहा था। 25 इंटू 30 अगर हम बात करें तो अराउंड 750 प्रॉब्लम्स वहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा कि एग्जाम जब आप देने जा रहे होते हो तो आप सभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए, है ना। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 का हम सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और एक और बात पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि इस वाले जो भी टेस्ट नंबर 1 हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसका जो PDF फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके सभी प्रॉब्लम्स को आप एक बार अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो। जिस सॉल्यूशन में आपको दिक्कत लगती है वो सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा है, इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इन रेशो m/n, मींस इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस में दे रखे हैं, m/n में दे रखा है। देन हमसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शंस पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या कराओगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स है पहले तो आपने मान लिया कि मान लेते हैं कि रूट्स है क्या, एम अल्फा और एन अल्फा, ये दोनों हमने रूट्स मान लिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आप रेशो निकालोगे कितना आ जाएगा, m/n आएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया यहाँ से एम अल्फा प्लस एन अल्फा सम ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं और ये कितना आ जाएगा -b/a आएगा और यहाँ से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो एम अल्फा इंटू एन अल्फा आ जाएगा c/a आ जाएगा। ठीक, ये आ गया ना। एक और काम, इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो एम मैंने यहाँ से अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया m+n, यहाँ से जाएगा -b/a। इस वाले पार्ट को अगर मैं लिखूंगा तो mn अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट। अच्छा, अब एक और पॉइंट आप ये समझो कि एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम दे रखा है उसमें हमें कंडीशंस फाइंड आउट करना था ABC और m और n के बीच में। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में ये लिखा हुआ, अल्फा कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो ऑब्वियसली आता है अल्फा को हमने अपनी साइड से अज्यूम किया हुआ है, तो अल्फा को करना क्या होगा, एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कहीं पर भी प्रॉब्लम में नहीं दे रखा है तो अल्फा जो आपने हमेशा अपनी साइड से मान रहे होते तो उसे हम करते क्या, हमेशा एलिमिनेट कराते हैं। तो मैं एक काम क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फा के वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू निकाल के जब आप यहाँ पुट कराओगे तो ये बन जाएगा -b/a इंटू आ जाएगा m+n और इसका होल स्क्वायर और दैट इक्वल टू कितना आ गया, c/a आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आगे फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, mn यहाँ आ जाएगा, b² यहाँ आ गया, यहाँ बन जाएगा a² और इट बिकम m+n का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a से तो a कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, mn, b² तो यहाँ आ गया, a को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a इंटू सी यहाँ से आ जाएगा और साथ में आ जाएगा m+n का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, mn/b² फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर है ना। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब डोमेन निकालने के लिए आपको करना क्या रहता है कि जब भी आपको डोमेन निकालना है तो आप क्या करते हो, फंक्शन को डिफाइन करना होता है और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अंडर रूट वाला फंक्शन है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाला जो पोर्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो लॉग वाला जो पोर्शन है लॉग को डिफाइन होने के लिए लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्टूडेंट, मतलब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसके अंडर रूट के अंदर जो पोर्शन था उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना था, लॉग को डिफाइन होने के लिए लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन 0 कराएंगे। ठीक है, ये दोनों ही डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी डिफाइन होना चाहिए, बीच में क्या आ जाएगा, एंड का सिंबल आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, डोमेन के लिए जो कंडीशन मुझे लिखना था वो कंडीशन तो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब क्या प्रॉब्लम अपना एक नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट पर आ गया, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और एंड लिखा हुआ मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के फाइनल आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व है, एक्स कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करोगे इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे जनरली आप करते क्या, उस तरह की इनक्वालिटी को सॉल्व करते तो इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कराएंगे और इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कराते थे। यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया, +1 यहाँ से आ जाएगा, दोनों वैल्यूज पे नंबर लाइन पुट करते हो, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन अप्लाई करते हो।
ठीक है। और जो x का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -1 से छोटा हो सकता है या फिर x कैसा होगा, +1 से बड़ा होगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन है तो हमने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आपको मैं एक बात ये करना चाहूंगा कि जब भी कभी आपको इसको सॉल्व करना होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखा करो, डायरेक्ट इसका आंसर लिख लिया करो। ठीक है, कैसे, आप पहले x की वैल्यूज निकाल दोगे, दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो। जैसे यहाँ पे आ गया -1 और +1 आ गया, तो हमेशा जो आंसर आएगा ना ग्रेटर देन 0 के केस में, तो हमेशा वो -1 और 1 के इस साइड आना है आंसर। ठीक है, -1 के +1 के इस साइड और इधर इस साइड आएगा। इस साइड का मतलब क्या हुआ, x कैसा होना चाहिए, -1 छोटा। इस साइड का मतलब क्या हो, x कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास, इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन ये आ गया। अब क्या है, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो दोनों का आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। ठीक है, तो ये कह रहा है -1 से इस साइड या फिर 1 से इस साइड होना चाहिए। ये कह रहा है x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को अगर ये बात नहीं समझ में आती तो इंटरसेक्शन लेने का अपने आप में एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आप क्या कराओगे कि जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे -1 और 1 पॉइंट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो -1 को अपने नंबर लाइन पर रखा, +1 को अपने नंबर लाइन पर रखा, और पहली इनक्वालिटी ये कह रहा है कि x कैसा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, +1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 और -1 इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, पहली इनक्वालिटी के सॉल्यूशन को पहले लेवल में आपने लिख लिया, और दूसरी इनक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है उसको क्या कराओगे, सेकंड लेवल में ड्रॉ करोगे। कह रहा है x कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तब हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो, तो यहाँ दोनों में कॉमन कहीं नहीं आ रहा, कॉमन कहीं नहीं आ रहा। अब यहाँ देखें दोनों में कॉमन आ रहा, तो मतलब ये वाला पोर्शन क्या आ गया, दोनों में कॉमन हो गया, इधर वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है, जब x 1 के बाद में होगा, मतलब जब x 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन पार्ट आ गया। एक और पॉइंट ये समझ लेते हैं, यहाँ कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, कह रहा है 1 होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन पोर्शन चाहिए, तो हमें x 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जब आप निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, -1 to 1 यहाँ पर दे रखा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट ये समझो कि आपको ये मालूम है कि जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है एक्चुअली किस बात को रिप्रेजेंट करता है, एरिया विथ साइन। ठीक है, बाउंडेड बाई दिस कर एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर हम डायग्राम बनाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डायग्राम तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा। नेगेटिव वाली साइड में डायग्राम बनाएंगे, कुछ ऐसे डायग्राम आ जाएगा, और यहाँ से कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो -1 आ गया, -2 यहाँ से आ गया, -3 यहाँ पर आ गया, ये आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और हमें करना क्या, -1 से लेके +1 तक इस कर्व और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया है, तो -1 से लेके +1, तो इस कर्व से बाउंडेड एरिया एक तो ये आ रहा है, और इस कर्व से बाउंडेड एरिया ये आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या आएगा, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ तो यहाँ आ गया, एक ट्राइंगल लिखा हुआ है, ट्राइंगल से जो बाउंडेड एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस लेंथ तो कितना है, 1 है, नेगेटिव नहीं लिखना है, बेस लेंथ लिखना है ना, और हाइट भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी देखें तो इस ट्राइंगल का बेस लेंथ 1 आ रहा है और हाइट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, राउंड ट्रायंगल का एरिया लिख लिया, और फाइनली जिसको आप सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मींस क्या इंटीग्रेशन आएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, ना क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, क्या लिखा हुआ, ए फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर हाई स्टैंड ऑन ए बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर हाई। मीन्स क्या देखते हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो कि मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और ये एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दे रखा है, 25 मीटर दे रखा है। ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट से 5 मीटर हाइट का हमारे पास में क्या है, फ्लैग है। ठीक, इतनी जानकारी यहाँ तक दे रखी है। आई क्या लिखा हुआ है, फॉर एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर। ये फॉर एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर, मतलब एक ऑब्जर्वर है और वो कहाँ पर है, वो 30 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर यहाँ का ही है ना। ठीक है, ये ऑब्जर्वर आ गया। द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सस्टेन इक्वल एंगल। तो जो फ्लैग स्टाफ है
क्या कर रहा है, यहाँ पर एक इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। फ्लैगस्टाफ एंड बिल्डिंग सबटेंड इक्वल एंगल, और ये बिल्डिंग है, यहाँ पर भी कितना एंगल, जितना एंगल बना रहा है, मान लो इसने एंगल थीटा बनाया, तो ये एंगल भी कैसा रहेगा, थीटा ही रहेगा, ठीक है। दोनों एंगल थीटा थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आगे पूछा हुआ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, तो जो ऑब्जर्वर है इसका फ्लैग स्टाफ से डिस्टेंस कितना आना होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं कि लेट इसका डिस्टेंस x है, ठीक स्टूडेंट। अब हमें करना है कि x को फाइंड आउट करना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स में क्या रहता है कि आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगाना होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे अभी के हिसाब से आप देखो तो हमें बेस दे रखा है और हाइट परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, तो टेन थीटा अगर मैं अप्लाई कराऊंगा, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 5/x से आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में हमने बात करी, ठीक है। आप इसे कंप्लीट इस वाले ट्राइंगल में आप देखो, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर अगर देखें, तो इस वाले ट्राइंगल में क्या बन रहा है, एंगल तो हो गया 2 थीटा, तो tan 2 थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और बेस लाइन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया है ना, एक कंडीशन ही आ गई, मुझे x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, जैसे लिख सकते हैं, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/x आ जाएगा, ठीक। अब ना tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 5/x यहाँ पे दे रखा है, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 यहाँ पर आ गया, 5/x अपॉन में यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 5/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इट बिकम 30/x, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 5 तो 10 यहाँ से हो गया, जैसे कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा। अच्छा इसको देखो 1/x यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1/x से मतलब ये x वाला पोर्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा, और ऊपर एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, और दैट इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस वाले पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हुआ, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 75, ठीक है। 75 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं लिखूँ 75/2 आ गया, 75 को मैंने लिख दिया 25/3, 25 इंटू 3 अपॉन में 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालोगे, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पर आएगा, √3/2 आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए में तो क्या देखा 5√3/2 दे रखा है, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है, अंडर रूट पूरे पर जाना है, तो ऑप्शन बी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है, इफ एक रिलेशन दे रखा है आर, ये क्या है, इसका मीनिंग होता है, पहले वाले करली ब्रैकेट को हम कैसे रीड करते हैं, सेट ऑफ ऑल, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x, y कैसे बिलोंग्स टू इंटीजर, x और y इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा लेस देन इक्वल टू 4 है, इज ये रिलेशन इन जेड, ठीक है। जेड में एक रिलेशन है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इस रिलेशन का मुझे करना है डोमेन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये, क्या है, पहले तो देखो इस इक्वेशन को आप अच्छे से जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ये तो क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा हुआ है, ठीक है, एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक। और सर्कल के इंटीरियर वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें भी जो एक्स और वाई इंटीजर्स हैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स को नहीं ले रखा हमने, ठीक। अब डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज होती है उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अब देखो इसके जो रेडियस है वो 2 रहेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2,0, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटीग्रल पॉइंट, एक पॉइंट तो यार 1,0 आ जाएगा, और एक पॉइंट क्या आ जाएगा -1,0, ये पॉइंट आ जाएगा, और एक और पॉइंट क्या आ गया 0,0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मुझे डोमेन लिखना है तो एक्स एक्सिस पे क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, तो एक तो -2 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और एक 2 आ रहा है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ गए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यूज, अगर मुझे रेंज निकालना होगा तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर वैल्यूज को चेक कर लेंगे, ठीक स्टूडेंट। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखता है, 5/97 इज डिवाइडेड बाई 52, ठीक है, देन रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर हमसे पूछा हुआ है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन निकालना है।
अच्छा स्टूडेंट, पहले तो देखो इस तरह की बात, इस प्रॉब्लम को समझिए। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं, बाइनोमियल के अंदर डिस्कस करते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर एक मेथड होता है, ठीक है। और प्रॉपर मेथड क्या होता है, उस मेथड को मैं इस प्रॉब्लम के सहारे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस मेथड को समझ लीजिए। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप बाइनोमियल के अंदर जाकर के आप प्रैक्टिस भी कर लो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या हुआ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो करते कैसे हैं, जैसे 5 पावर 97 को हमने क्या किया, 52 से डिवाइड करना है। तो 52 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मुझे फाइंड आउट करना है, क्या रिमाइंडर आएगा। तो हम करते क्या है, पहला काम तो ये करते हैं, 5 लेते हैं। 5 या 5 के किस पावर्स, कुछ पावर्स को, या 5 पावर 1 या 5 पावर 2 को हम क्या करेंगे, 52 से डिवाइड कराते हैं। मतलब 5 या 5 के कुछ पावर को हम क्या करते हैं, 52 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सच दैट कि जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, +-1 आना चाहिए। मतलब +1 हो सकता है या -1, ठीक है। उस फॉर्मेट में हम लिख पाए, ठीक है। इस बात को भी आप समझिए एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि 5/52 तो कोई, मतलब 5 को इन टर्म्स ऑफ 52 नहीं लिख पाएंगे, 5 स्क्वायर को भी इन टर्म्स ऑफ 52 नहीं लिख पाएंगे। 5 क्यूब की बात करते हैं तो 5 क्यूब कितना आ गया, ये आ गया अपना 125 आ गया। इसको अगर मान लो कि आपने 52 से डिवाइड किया, 52 से डिवाइड जब करोगे तो कितना, 2 बार तो डिविजिबल हो जाएगा और 21 बच जाएगा। तो 21 एक अपना में बड़ा नंबर आ गया। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 52 इंटू 2 आपने यहाँ लिखा और +21, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, 5 क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप क्या कराओगे, 5 पावर 4 आपने लिया, 5 पावर 4 को आपने 52 से डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो 5 पावर 4 का मतलब आ गया 625 को अपने 52 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब 52 से जब आप डिवाइड कराओगे तो क्या एक बार तो डिवीजन चला जाएगा, तो 10 यहाँ पर बच गया, तो 105 यहाँ पर जाएगा। 52 से डिवाइड कराओगे तो 2 टाइम्स कंप्लीटली चला जाएगा और एक बार बच जाएगा, मतलब रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इट मीन कि 625 को अगर आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ 52 मुझे लिखना हो, 52 के मल्टीपल में लिखना हो, तो 52 इंटू 12 +1 ऐसे लिख सकते हैं। मीन 625 को मैंने इन टर्म्स ऑफ 52 लिख पाया, और इस तरह से लिखना है कि आखिर में जो रिमाइंडर है आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप -1 के फॉर्मेट में लिख पाए ना, +-1 के फॉर्म में लिखना ही जरूरी है। तो तभी वो क्या है कि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो पाएगा और बाइनोमियल वाला पार्ट इसको हेल्प कर पाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया, ठीक। अच्छा रिमाइंडर भी समझ लेते हैं, रिमाइंडर एक्चुअली कहते कैसे है ना। मान लो किसी भी नंबर m को आपने क्या किया, n से डिवाइड किया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी r यहाँ पर आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी m को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू क्यू प्लस r, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, ठीक है। ये आपने 9th-10th क्लास में, मतलब बहुत छोटी सी क्लासों में पढ़ा होगा ना, 9th-10th तो बहुत बड़ी क्लास हो गई, ठीक है। तो m इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, n इंटू क्यू प्लस r लिख सकते हैं। अच्छा रिमाइंडर समझो कि m को जब मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू अगर मैं लिखूँ n का मल्टीपल, n का ये मल्टीपल आ गया प्लस कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, 5 पावर 97 को 52 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है। तो अब क्या है, 5 पावर 4 से बात बन रही है ना, उसको हम +-1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 52 का मल्टीपल और +-1 का फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब क्या 5 पावर 4 तो डायरेक्ट इसके अंदर आएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 5 को तो बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बच गया, 5 पावर 96 बच गया। अच्छा देखो 5 पावर 4 अंदर जा रहा है क्या, ये 4 से डिविजिबल है क्या, ये 4 से इसको 96 को आप डिवाइड कराओगे तो 2 यहाँ पर बच जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 यहाँ पर बचा है तो 4, हाँ मतलब ये डिविजिबल है। तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 पावर 4, और पावर में कितना आ जाएगा, 96, सॉरी 24 आ जाएगा, ठीक। तो लिख देते हैं एक बार सही से साफ साफ, कलर भी चेंज कर देते हैं, 24, ठीक है। तो 5 तो यहाँ पर आ गया। अब 5 पावर 4 को मैं कितना लिख दूंगा, 625 लिख देंगे। 625 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 52 का मल्टीपल और +1, और पावर में यहाँ कितना आ जाएगा, 24 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट। अब देखो प्रॉब्लम आपका यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इससे पहले आप क्या करो, एक दो कंसेप्ट और सीख लो कि ky+1 अगर पावर n जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअली जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो फाइनली क्या बनेगा, ky का मल्टीपल आएगा और +1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ky-1 पावर n अगर लिखा हुआ है, इस तरह का फॉर्मेट है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ky का मल्टीपल और प्लस साइन -1 पावर n, ठीक है। ये दो फॉर्मूले रहते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखिए, ठीक है। तो अब मैं इसको मुझे लिखना रहेगा, तो मैं किसे कैसे लिख सकता हूँ,
5 इंटू 52 इंटू 12 का तो मल्टीपल यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 इंटू 52 इंटू 12 इंटू लेमडा प्लस 1। ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया, और ये कितना आ गया 5 पावर 97 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ प्लस 5 आएगा ना। ठीक है, अब देखो 5 पावर 97 को मैंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ 52 लिख दिया, और प्लस कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी आ गया। मतलब m को जब मैं n से डिवाइड कर रहा था तो m को मैंने इन टर्म्स ऑफ n का मल्टीपल यहाँ पर लिखा, प्लस कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी लिखा। जो रिमेनिंग क्वांटिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो कितना रिमाइंडर आ गया इसका, 5, इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, और इस तरह की प्रॉब्लम्स की आप और भी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इफ एक लाइन दे रखा है, इज ए टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट है एट द पॉइंट 2,3 देन p, q इच। तो हमसे पूछा हो p, q का वैल्यू क्या रहेगा। अच्छा, पहले तो आप एक बात ये समझो, मान लो कि कर्व कुछ भी डायग्राम रहा होगा, एक रफ डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ये लाइन है, इस कर्व को टच कर रहा है कहाँ पर, 2,3 पर टच कर रहा है। ठीक है, कर्व का इक्वेशन कितना दे रखा है, y² इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू दे रखा है। ठीक है, तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, तो 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8p प्लस क्यू। एक कंडीशन तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, नाउ आगे आगे और समझते हैं। अब क्या, दो अननोन मुझे फाइंड आउट करने पी एंड क्यू, तो दो अननोन को निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए थी। एक कंडीशन तो हमारे पास में ये आ गया। अब सेकंड कंडीशन में कैसे निकाल सकता हूँ, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया 2y dy ओवर dx। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3p x²। ठीक, और dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3p x² अपॉन में कितना आ जाएगा 2y। यहाँ से आ गया dy ओवर dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक, एट एनी पॉइंट आता है मतलब x, y पॉइंट पर एक टेंजेंट का स्लोप है। मान लो अगर x की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी और y की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3। ठीक, तो कितना बन जाएगा, 3p यहाँ पर आ गया, x का वैल्यू हमने 2 पुट किया है तो ये तो हो जाएगा 4, और 2 नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू 3, y का वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया। ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया एट द पॉइंट 2,3। और 2,3 पर जो टेंजेंट है वो एक्चुअली क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 ये दे रखा है। और इस टेंजेंट का एक्चुअली स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू mx प्लस से कंपेयर करा हूँ, स्लोप इसका 4 है। तो ठीक है, दोनों सामने स्लोप हमने यहाँ से निकाल दिया, एक स्लोप हमने यहाँ से निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p का वैल्यू तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और p की वैल्यू को 2 को आप यहाँ पुट कर दोगे, 16 यहाँ से आ गया, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 16, तो q का वैल्यू कितना आ गया, -7। तो p का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 वाला ऑप्शन a और d दे रखे हैं, q का वैल्यू -7 तो यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इन दिस इंटरवल। मतलब हमें करना है इस इंटरवल में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब तो क्या बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, मतलब एक बहुत ही आसान सा फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का तो आप आसानी से ग्राफ भी बना सकते हो। इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो कलर चेंज कर देते हैं। मान लो 0 to 1 में कुछ ऐसे आया, फिर यहाँ से ब्रेक होगा, फिर 1 से लेके 2 में जाएगा, फिर ब्रेक होगा, फिर कुछ ऐसे जाएगा, फिर ब्रेक होगा, कुछ ऐसे गया। मान लेते हैं कि 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 4 से पहले ऐसे आप चलते जाओगे तो क्या रहा होगा कि 99 पे जब आप डायग्राम बना रहे हो कुछ ऐसे डायग्राम बना रहा होगा, और 100 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं 100 यहाँ कहीं आया। अब स्टूडेंट ये समझो, हमें इस इंटरवल में बनाना है ना, -7/2 से लेकर 100 तक जाना, तो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको मालूम चल रहा है कि डायग्राम से आप कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, एट द इंटीजर। मतलब 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 3 पे डिसकंटिन्यूअस, अप टू 99 तक। तो इस साइड को समझो तो 99 पॉइंट्स आ गए जहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, नेगेटिव साइड में भी समझ लेते हैं, तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा। नेगेटिव साइड में कुछ यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ से जब ब्रेक होगा कुछ ऐसे डायग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ बना देते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो ये वाला पॉइंट तो -1 आ गया, ये वाला पॉइंट -2 हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया -3 और ये वाला पॉइंट हो गया -4 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो हमें क्या है, एक्स का इंटरवल देखा -7/2 से, मतलब -3.5, -3.5 यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसके बाद वाले पोर्शन की हम बात करना है। तो मतलब -3 पे डिसकंटिन्यूस है, -2 पे डिसकंटिन्यूस है, -1 पे डिसकंटिन्यूस है और साथ में क्या है, 0 पर भी डिसकंटिन्यूस है। इस साइड जो इतने पॉइंट्स आए, कितने पॉइंट्स आए, 4 पॉइंट्स इधर आए, 99 पॉइंट्स इधर आए, टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 103 पॉइंट्स पर ये फंक्शन कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 15 टीम्स, मतलब 15 टीम बनानी है मुझे, ध्यान रखना है ना, 15 को लेते हुए टीम नहीं बनाना, 15 टीम्स बनानी है फ्रॉम 15 मैन एंड 15 वुमेन, मतलब 15 हमारे पास मैन है और 15 वुमेन है, सच दैट ईच टीम कंसिस्ट ऑफ ए मैन एंड ए वुमेन, हर टीम में क्या होना चाहिए, एक मैन और एक वुमेन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई कर लो और आपको नीड लगती है तो सॉल्यूशन चेक कर लीजिए ना। 15 मैन है हमारे पास और 15 वुमेन है। तो अब क्या है कि जो मान लो जो पहला मैन आएगा, मान लो फर्स्ट मैन ही आया, उसको टीम बनाना है, तो उसको टीम बनाने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, उसमें 15 वेज रहेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट मैन रहा तो उसको, इस मान लो कि 15 वुमेन है, मान लो कि ऐसे वुमेन मान लेते हैं कि एक वुमेन, दूसरी वुमेन, तीसरी वुमेन, सारे वुमेन्स हैं। तो पहले मतलब एक जो मैन होगा उसको किसी वुमेन के साथ टीम बनाना रहेगा, तो उसके पास में जो फर्स्ट पर्सन था, तो उसके पास में जो वेज रहे वो कितने वेज रहे, 15 वेज रहे। ठीक है, दूसरा जो मान लो पर्सन आएगा, अब उसको टीम बनाना रहेगा, तो जो पहला वाला पर्सन है वो जो टीम बना के अलग हो चुका था, अब यहाँ पर 14 बच गए। दूसरे वाले को जब टीम बनाना रहेगा तो उसका टोटल कितने केस रहेंगे, 14 केस रहेंगे, 14 वेज रहेंगे, है ना। ठीक है, अब मान लो वो भी क्या टीम बना करके अलग हो गया उस वुमेन के साथ में। अब थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन जब आएगा तो उसको टीम बनाना रहेगा, तो उसके पास में कितने सारे केस रहेंगे, मतलब 13 वेज रहेंगे, है ना। किसी भी एक वेज से वो बना सकता है, 13 वुमेन बाकी है, तो उसके पास में टीम बनाने के कितने सारे वेज रहे, 13 वेज रहे। इस तरह से चलते जाओगे तो लास्ट में जब 15 मैन आ रहा होगा, उसको जब टीम बनाना होगा तो एक वुमेन यहाँ बची होगी, तो उसको टीम बनाने के कितने सारे तरीके रहे, एक ही तरीका यहाँ रहा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ये सारा प्रोसेस साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, तो एक साथ, तो एक साथ अगर होने के लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा ऑफ फॉर्मिंग टीम, है ना। तो 15 लोगों की टीम को लेकर के 15 टीम्स बनाने के तरीके हो जाएंगे, ना कि 15 पर्सन को लेकर नहीं, 15 टीम बनाने के तरीके हो गए। और इस वाले पार्ट को आप देखो तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ, 15 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 15 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई फॉर सम फंक्शन फाइव, मतलब फंक्शन दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड सी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब इस एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, वेयर सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट तो फाइव ऑफ टू इज इक्वल टू वेयर फाइव डेज का वैल्यू कितना रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स रखा है, तो हमसे फाइव ऑफ टू पूछा हुआ है। अब डेशन तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है कि आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके इसमें कन्वर्ट कर दो, या फिर एक काम करो, ये जनरल सॉल्यूशन दे रखा है तो यहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, हम उल्टा प्रोसीजर थोड़ा फॉलो कर देते हैं, ये थोड़ा आसान रहेगा, वाई ln ऑफ मॉड सी एक्स, ठीक, दैट इक्वल्स टू एक्स, मतलब हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार आप डिफरेंशिएट कराओगे, तो हमने क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो यू इंटू बी लगाओगे तो बाई को तो बाहर निकाला, ln ऑफ मॉड सी एक्स को जब डिफरेंशिएट कराओगे कितना जाएगा, 1 अपॉन सी एक्स, और सी एक्स का सी को बाहर निकालो, एक्स का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया प्लस साइन। अब ln ऑफ मॉड सी एक्स को आप बाहर निकालोगे और y का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक स्टूडेंट, अब c से c कैंसिल हो जाएगा और आगे इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट ये समझो कि ln ऑफ मॉड x को जब आप डिफरेंशिएट करते हो स्टूडेंट, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि ln ऑफ मॉड x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आता है, 1 अपॉन x आता है। ठीक है, ना कि 1 अपॉन मॉड x आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है जो अभी हमने यहाँ पर
यूज में लिया हुआ है। ठीक, इतना आ गया। अब मुझे करना क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो y अपॉन एक्स तो यहाँ का ही आ गया। ठीक है, ln ऑफ मॉड सी एक्स, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से अगर पुट कराऊंगा तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई, यहाँ से आ जाएगा, और दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, उसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो इसको तो मैंने लिख दिया माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक, ऐसा कुछ लिख दिया, इस वाले टर्म को इधर लेके आ गए ना, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है आप कंपेरिजन से लिख सकते हो, दिस इज फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर मुझे लिखना होगा तो कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई है ना, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से आ गया। और मुझे करना क्या, फाई ऑफ टू फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, फाई ऑफ टू निकालना है, तो एक काम भी करते हैं, इसमें एक्स का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और वाई का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आपने 2 पुट करा है, तो ये तो बन जाएगा फाई ऑफ 2 अपॉन 1, कुछ ऐसे आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो काफी आसान सा प्रॉब्लम दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3 इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ x दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, तुमसे x का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब जो कहीं पर भी चलो ठीक है, जैसे पहले तो समझो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। एक्चुअली इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू आता है, तो हमने क्या डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3 और साइन इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, इसको जब फॉर्मूला अप्लाई कराओगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी, तो इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स, तो मैंने लिखा x का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 9। ठीक है, प्लस साइन y का वैल्यू कितना आ गया 2/3 यहाँ से आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इसको जब सिंप्लीफाई कराओगे साइन इनवर्स, तो 1 अपॉन 3 तो यहाँ से आ गया 5 अपॉन 9 का अंडर रूट कितना जाएगा, ये तो जाएगा रूट 5 अपॉन 3, 2/3 हमने यहाँ लिखा। इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 8 अपॉन 9 बनेगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये बन जाएगा 2√2 अपॉन में 3 यहाँ से आ गया। ठीक है, और डेट इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन इनवर्स x दे रखा है। ठीक, नाउ जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आगे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ √5 अपॉन में 4√2 अपॉन कितना आ जाएगा 9 यहाँ से आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया, √5 प्लस 4√2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ना, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, x इफ x एंड y आर टू डिस्टिंक्ट इंटीजर एंड n इज ए नेचुरल नंबर, n कैसा एक नेचुरल नंबर दे रखा है, देन x पावर n माइनस y पावर n इज डिविजिबल बाई, तो किससे डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो ये तो क्या एक स्टैंडर्ड एक टर्म ही होता है, x पावर n और y पावर n ऐसे दे रखा है, इज डिविजिबल बाई, n अगर एक नेचुरल नंबर है तो ये क्या होता है, x माइनस वाई से डिविजिबल होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। और x पावर n प्लस y पावर n की अगर हम बात करें ना, n अगर हमारे पास में ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, इन दैट केस क्या होगा, ये वाला पोर्शन x प्लस वाई से डिविजिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखिए। इसको तो बहुत ही आसानी से आपका क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई। अच्छा, आपको चेक भी करना है तो एक काम करो, n का वैल्यू 1 ले लो, तो x माइनस वाई बनेगा, तो जिससे डिविजिबल हो जाएगा। मान लो n का वैल्यू अपने 2 ले लिया, तो x टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वाई से डिविजिबल है। मान लो अपने 3 ले लोगे तो x क्यू माइनस वाई क्यू, वहां से x माइनस वाई का एक फैक्टर बाहर आ जाएगा। ठीक, तो आसानी से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया है ना, वो हमें फाइंड आउट करना क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले तो आप क्या दोनों के डायग्राम को समझिए, ये क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका शिफ्टिंग कर्व है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम तो कुछ ऐसा होता है, x माइनस 1
क्या कराओगे आपने, इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 पुट कराओ, तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो आपने पहले x इक्वल टू 1 तो यहाँ पुट कर दो, और इसको ओरिजिन मानते हुए आप क्या कराओ, एक्स स्क्वायर का डायग्राम बना दोगे, ये आ गया। उसके बाद y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तब क्या कराओ, x इक्वल टू -1 का एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसको हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, -1 आया, तो x इक्वल टू -1 का डायग्राम, और ये x इक्वल टू +1 का ना। अब इसको आप ओरिजिन मानते हुए आप क्या कराओगे, एक्स स्क्वायर का डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, वो कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक। ये आ गया। अच्छा एक और पॉइंट, एक्स इक्वल टू जब 0 पुट कराओगे ना तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट सेम ही आने, 0,1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 1/4 की अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो y इक्वल टू 1/4 का लाइन से नीचे से जा रहा होगा, ये y इक्वल टू 1/4 का ये लाइन आ गया। हमसे क्या पूछा हुआ, एरिया बाउंडेड बाई इस कर्व से, इस कर्व से और इस कर्व से बाउंडेड एरिया पूछा हुआ है। इस कर्व से, इस कर्व से, इस कर्व से अगर बाउंडेड एरिया की बात करें, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया आया, ठीक है स्टूडेंट, तो ये एरिया आ जाएगा। अब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक, तो अब ये एरिया निकालना रहेगा, तो हम एक काम नहीं करते हैं, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और उसका 2 टाइम्स करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/4 यहाँ दे रखा है और इस कर्व का इक्वेशन कितना दे रखा है, y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो y की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, तो x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो x-1 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस हाफ, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस ऑफ हाफ, जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगा 3/2 और एक आ जाएगा हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखा हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट कितना रहा होगा, हाफ ही रहा होगा, ठीक है। आगे वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ ओरिजिन है ही, तो मैं एक काम करता हूँ, जो एरिया रहेगा, रिक्वायर्ड जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के हाफ तक हम गए, इसको इंटीग्रेट कराया, ठीक है। इस कर्व से, अपर कर्व से लोअर कर्व में बाउंडेड जो एरिया है बाई अपर, तो बाई अपर माइनस बाई लोअर से जो बाउंडेड एरिया है उसको आप सेपरेट कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से बाउंडेड एरिया, ये आ गया। इसका आपने 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड एरिया, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू हाफ, तो हमने यहाँ लिखा बाई अपर, तो बाई अपर हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बाई अपर, है ना, ये कर्व आ रहा है, तो बाई अपर तो कितना आ गया, x-1 का होल स्क्वायर माइनस बाई लोअर कितना आ जाएगा, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और dx, क्लियर स्टूडेंट। अब क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से ना, और इसका ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, जैसे आप अपने एंड पे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 14 में इसको डिस्कस करते हैं, क्या करना है, नंबर ऑफ रूट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस मुझे फाइंड आउट करना है इन दिस इंटरवल, ठीक है। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स क्या आएंगे इन दिस इंटरवल, तो क्या दे रखा है, cos स्क्वायर x और sin x दे रखा है, मतलब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं, तो पहला काम तो क्या करना चाहिए, कंप्लीट प्रॉब्लम को sin x में कन्वर्ट कर देना चाहिए, कैसे, cos स्क्वायर x को तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ तक बात भी ठीक है। आगे मैं लिख सकता हूँ √3 + 1 अपॉन में 2 यहाँ से आ जाएगा इंटू sin x यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ √3/4, ठीक, और -1 दैट इक्वल्स टू कितना है, 0। अच्छा 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ठीक। आगे जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो क्या कर सकते हो, एक काम ये करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, यहाँ तो बन जाएगा -4 sin स्क्वायर ऑफ x, ठीक, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू √3 + 1 इंटू साइन एक्स, और -√3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 sin स्क्वायर एक्स तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √3 sin x, √3 + 1 इंटू साइन एक्स, एक काम करते हैं साइन एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 sin x यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ 2 sin x माइनस √3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, इस वाले पार्ट में देखो 2 sin x यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2 sin x तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ तो क्या बच गया, 2 sin x माइनस ऑफ √3 आ गया, ठीक। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्टूडेंट ये ध्यान रखो, माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई किया था प्लस साइन आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या, माइनस साइन यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना आ जाएगा, 2 sin x माइनस √3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओवरऑल से आप जब देखोगे तो 2 sin x माइनस √3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो साइन एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, या तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा √3/2 या फिर साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, और हमें करना क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है इंटरवल -π to π। -π का मतलब समझ रहे हो आप, ये तो इधर के डायरेक्शन में गए तो +π यहाँ से हो गया और यहाँ से गए तो -π। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू ओवरऑल दिस क्वाड्रेंट, साइन एक्स का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, इस क्वाड्रेंट पॉजिटिव आता है, तो मतलब दो वैल्यू तो 0 to π में आ गया, मतलब दो वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू भी कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू हाफ आ रहा है, तो हाफ जब आप निकालोगे, साइन एक्स पॉजिटिव आया तो एक वैल्यू यहाँ रहेगा, एक वैल्यू यहाँ रहेगा, दो वैल्यू यहाँ से आ गया, टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास, 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शंस। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, सपोज दैट साइड लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, साइड लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स एंड वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस ऑफ द अदर, अनदर दे रखा है, देन नंबर ऑफ सच ट्राइंगल इज, तो इस तरह कितने सारे ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, डी ऑप्शन आप मान लो नन ऑफ दीज दे रखे हैं, है ना। ठीक है, अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो इसका तरीका समझिए, और मैं कहूँगा पहले से अपने एंड भी ट्राई कर लो अच्छे ढंग से, क्योंकि थोड़ा ठीक प्रॉब्लम है ना, ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने एंड पे ट्राई करो और सीधा सॉल्यूशंस। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड लेंथ है वो कैसे कॉन्जुगेटिव इंटीजर से रखी है। तो मान लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल ही बना लिया। ठीक है, इसकी साइड लेंथ मान लेते हैं, एक साइड लेंथ हमने x-1 मान लिया, एक साइड लेंथ हमने x मान लिया और एक साइड लेंथ x+1 मान लिया। साइड लेंथ है तो ऑब्वियसली कैसा है हमारे पास में, कॉन्जुगेटिव इंटीजर से रखी है, तो x भी हमारे पास कैसा इंटीजर है और x-1 सभी कैसे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, और साथ में सभी कैसे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और साथ में ये भी पॉजिटिव, साइड लेंथ है तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। ठीक, और साथ में क्या दे रखा है, मान लेते हैं कि ट्राइंगल ABC हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, और आगे दे रखा है वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस ऑफ अनदर, एक एंगल दूसरे का कैसा दे रखा है, डबल दे रखा है। अच्छा देखो, इस बात में आपको ध्यान देना है कौन सा एंगल डबल हो सकता है, ये वाली जो साइड है सबसे बड़ी साइड है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये जैसे एंगल बी। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल बी होगा, ठीक, और सबसे छोटी साइड कौन सी है, x-1 सबसे छोटी साइड है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, सी एंगल है, ये सबसे छोटा एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ सी दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आपको ध्यान रखना, आप ऐसे ही कोई भी एंगल नहीं लिख सकते। ठीक, तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बात तो हमें ये मालूम चल गया कि एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 2 टाइम्स ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाली साइड लेंथ सी है तो इसके एंगल ही आ गया। नाउ अब आगे आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो एक काम हम ये करते हैं। ठीक है, तो एक काम मैं ये कर लेता हूँ कि जो एंगल सी है, लेट्स थोड़ी देर इसको मैंने एंगल को अल्फा मान लिया, अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 2 अल्फा आ गया, और ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस 2 अल्फा में कितना आ गया, 3 अल्फा हो गया। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब बाय यूजिंग साइन रूल आप लिख सकते हो x-1 अपॉन साइन अल्फा, तो साइन रूल से मैंने कंडीशन ही लिख दिया, x-1 अपॉन साइन अल्फा मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब x-1 अपॉन साइन अल्फा, x अपॉन हम लिख लेते हैं कंडीशन, x अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ 3 अल्फा, ये लिख दिया। x+1 अपॉन में कितना जाएगा, इससे सामने वाला एंगल है, कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फा आ गया। ठीक, नाउ अब इस वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, चाहो तो इन दोनों पोर्शंस को आप एक साथ लीजिए। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना आसान है कि x-1 अपॉन साइन अल्फा तो हमने यहाँ लिखा, आगे इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1 अपॉन में साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन अल्फा तो साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, या 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ गया x+1 अपॉन में आ जाएगा x-1। ठीक, ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने। तो अब एक काम ये कर सकते हो आप, x की वैल्यूज निकालने, जितने सारे x की पॉसिबल वैल्यूज हो पाई उतने ही हमारे पास में क्या रहेगा, नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यूज इंटीजर भी होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो आप चाहो तो cos अल्फा का वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, cos अल्फा। ठीक है, ये आ गया cos अल्फा। तो बाय यूजिंग कोसाइन रूल आप क्या लिख सकते हो, cos अल्फा हम लिख सकते हैं, इस साइड का स्क्वायर आप लिखोगे x², इस साइड का आप स्क्वायर आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ अपोजिट साइड का आप स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ
दिस इस साइड और दिस इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। ये तो कॉस अल्फा को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो कॉस अल्फा या 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ गया। इस वाले पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, प्लस 1 यहाँ से आएगा, वो कैंसिल हो गया। 2x यहाँ पर आया, माइनस 2x यहाँ आया, तो ये तो हो जाएगा 4x। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, 2 कॉस अल्फा का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 2 कॉस अल्फा का जब वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ आ गया, अपॉन में आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, ये आ गया। और यहां से ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ, अपॉन में कितना आ जाएगा, x माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, तो x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x को जो मल्टीप्लाई कराओगे इधर तो आ जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा, और साथ में 4x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस 4x यहाँ पर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो टर्म लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, x को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो बनेगा एक्स क्यूब यहाँ पर आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। नाउ 4x स्क्वायर इधर लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं कितना लिख दूंगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर यहाँ है, माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर तो इधर आ गया। ठीक है, इधर कितना लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर जब जाओगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहां से इतना आ गया। अब एक और पॉइंट, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, माइनस का 4x यहाँ पर और x यहाँ पर है, ये कितना बन जाएगा अपना, माइनस 5x, दैट इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या फिर x का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 हो नहीं सकता क्योंकि साइड लेंथ है, तो साइड लेंथ ट्रायंगल का 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 5, तो x का एक ही वैल्यू आया 5। तो x का एक ही वैल्यू आया, तो इट मीन कि हमारे पास में क्या रहेगा, एक ही ऐसा सच ट्रायंगल पॉसिबल हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू 33 पावर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट x will have 3 at the unit place। तो यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, 3 आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, ये आपको बोर्ड वाली बुक में भी आपको मिल जाएगा। x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 33 पावर n है। तो एक काम करते हैं, n का वैल्यू आप 1 पुट कराओ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, लास्ट में क्या 3 लिखा हुआ है, तो 3 को लेकर के आप कुछ बातें मालूम है कि 3 पावर 1 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 क्यू जब कैलकुलेट करेंगे 27 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 पावर 4 जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा 3 पावर 5 जब आप लगाओगे तो 3 पावर 5 से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पावर 4 इंटू 3 आपने यहाँ लिखा, तो 81 यहाँ से आया, 3 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 243 बनेगा, है ना, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 पावर जब 6 आप लिखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये तो 81 है और ये 9 है, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब आप ध्यान से अगर समझो, 3 9 से यहाँ पर ये सब टर्म्स रिपीट हो रही है, 3 9 7 1, जब आप आगे लिखोगे तो फिर से 3 9 7 1 ही आ जाएगा, मतलब ये सारी डिजिट रिपीट होती रहेंगी। मतलब x इज इक्वल टू जब 33 पावर n लिखा हुआ है, तो अब n की वैल्यू 1 2 3 जब आप डालते जाओगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रहेगा, 4 4 के से पेयर बन जाएंगे। ठीक है, 4 4 के जब पेयर बनेंगे तो हर जगह कितना आ रहा होगा, 3 9 7 1 आ रहा होगा, 3 9 7 1 आएगा, 3 9 7 1 आ जाएगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी रहेगी, मतलब 4 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज रही। तो सैंपल में कितने आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए। हमसे पूछा है कि x will have 3 at the unit place, तो 3 यूनिट प्लेस पे आए तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल केस 1 होगा, टोटल केसेस 4 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक ऐसे दे रखा है, log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x, log x बेस x और log 10 बेस 10, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, dy ओवर dx क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मुझे फाइंड आउट करना। अच्छा तो पहले तो आप एक कंसेप्ट समझ लो कि जब आप log x को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आता है,
1/x आता है। तो ये बात ध्यान रखना है, तभी आता है जब बेस क्या होता है, ई होता है। अगर बेस कुछ और होगा तो पहला तो काम तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके बेस ई में कन्वर्ट कराएंगे। ठीक, नाउ अब प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, log x बेस 10। तो इसको मैं लिख देता हूं log x बेस ई अपॉन में log 10 और बेस ई लगा दिया। ठीक, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। जैसे मान लो log b बेस सी लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log b अपॉन में क्या लिख सकते हैं, log ऑफ c लिख सकते हैं, और बेस कुछ भी आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, मान लो बेस a यहाँ पर हमने लिख दिया, बस a बेस क्या कभी बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 आपने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा बेस चेंजिंग फॉर्मूला से, और हमने ये क्या रिक्वायर्ड जो बेस है वो e लगा दिया, क्योंकि e का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है। log x बेस x, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर बेस और नंबर अगर दोनों सेम से जाते हैं तो वैल्यू 1 आता है, और इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इतना आ गया। नाउ dy ओवर dx आपको निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कराओगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दिया log 10 बेस ई को, log x को डिफरेंशिएट कराओगे कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक, log 10 को तो आपने बाहर निकाला बेस ई, इसको डिफरेंशिएट कराओगे तो 1/t का डिफरेंशिएट कितना आता है, माइनस 1/t स्क्वायर आएगा। तो 1/t स्क्वायर तो कितना आ गया, log x बेस ई इसका होल स्क्वायर। ठीक, और जिसको आपने t माना है उसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक, और ये तो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक, तो dy ओवर dx से आ गया। तो ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इस तरह का ऑप्शन आ जाए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे log 10, वैसे पूरा सिंप्लीफाइड ही लिखा हुआ है ना, 1/x तो यहाँ है, log 10 बेस ई माइनस ऑफ, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, log 10 तो यहाँ लिखा हुआ है ही बेस ई में, और अपॉन में कितना आ जाएगा, x इंटू log ऑफ x बेस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन से को देखो, तो 1/x log 10 बेस ई, इधर रखा है log 10 बेस ई, यहाँ पर दे रखा है x log x बेस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम क्लियर है ना। अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन मॉड z कितना दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ z प्लस 1/z इज, इसका वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका भी समझ लो। ठीक, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम क्लास में भी सॉल्व कराया जाता है ना। हमें एक्चुअली का एक कंसेप्ट मालूम होता है कि z1 प्लस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आता है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, और कंप्लीट पे एक मॉड रहता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z माइनस 1/मॉड ऑफ z यहाँ लिख सकते हैं, और कंप्लीट पर आपने मॉड अप्लाई कर दिया। ठीक, अब हमें देखा है मॉड ऑफ z कैसे लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, 3 के इक्वल है, फिर 3 से बड़ा है, और ये वाला पोर्शन भी कैसा आ रहा है, 3 के इक्वल है, 3 से बड़ा है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, पता है ये और बड़ा हो जाएगा ना, जब इसे कम करेंगे तो इससे कम नंबर आएगा, मतलब ये हमने क्या 1/3 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मतलब ये जो नंबर रहेगा एक्चुअली फाइनली क्या रहेगा, 3 माइनस 1/3 से भी बड़ा जाना है। ठीक, इसको आप ऐसे समझो, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये इससे बड़ा होना है। ठीक है, तो z प्लस 1/z का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा होगा, 8/3 के इक्वल होगा, या फिर उससे बड़ा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। में क्या रखा है, इफ ए बी सी डी ई एफ आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी में दे रखे हैं। ठीक है, देन ई माइनस सी, तो ई माइनस सी का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप एक कंसेप्ट समझ लो कि अगर मान लो कि हमारे पास में एक एपी है, उसका फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मैंने ए और बी ले लिया। ठीक है, और इसके बीच वाले नंबर्स ले लेता हूँ a1 a2 a3 डॉट डॉट an ले लेते हैं। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन यहाँ पर ले लिए। तो आपको मालूम होगा एक कंसेप्ट आता है, एक फॉर्मूला आता है कि जो कॉमन डिफरेंस डी होता है, कॉमन डिफरेंस डी को मैं कितना लिखता हूँ जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं,
वो आता है b माइनस ए अपॉन में n+1 आता है। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। कैसे? ये तो वहां पर n टर्म्स ही हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया n, ये क्या हो गया अपना tn+2a टर्म कितना आ गया, b आ गया, और tn+2a टर्म को आप लिखोगे कितना, लिखो a प्लस n+1, इससे एक कम इंटू डी लिखोगे, तो कॉमन डिफरेंस डी का जो वैल्यू है कितना आएगा, b माइनस ए अपॉन n+1 आ जाएगा। तो इट मीन कि मैं यहां से ही कह सकता हूँ जो b माइनस ए का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, n+1 इंटू कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको करना क्या, एज ए फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, और ये फॉर्मूला इस प्रॉब्लम में यहाँ पर काम भी आ रहा है। कैसे? आपको करना क्या है, कोई भी अगर एपी है, अगर आपको दो नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, b माइनस ए निकालना है, तो किसके इक्वल आता है, बीच में जितने भी सारे हमारे पास टर्म्स आए उनका एक ज्यादा, मतलब n+1 इंटू कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी के हिसाब से ए बी सी डी कैसे दे रखे हैं हमारे पास, एपी में है, ए बी सी डी ई एफ, ये सब एपी में। और हमसे पूछा हुआ ई माइनस सी का डिफरेंस, तो ई माइनस सी का जो डिफरेंस आएगा, ई और सी के जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक ही नंबर आया तो एक ही नंबर जो आ रहा है उसका डबल पे ना, उसका एक ज्यादा कर दोगे, डबल ने एक ऐड कर दोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस देख लो, ठीक है ना, तो ये अपना आंसर हो गया। अब कॉमन डिफरेंस डी को देखना है, तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे भी लिख सकते हो, डी माइनस सी के हिसाब से नहीं दे रखा, हाँ डी माइनस सी ये दे रखा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ, अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम मैंने डी माइनस सी लिख दिया, तो ई माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी माइनस ऑफ सी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, इस इंटीग्रेशन को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कितना दे रखा है, ln ऑफ x+1 माइनस ऑफ ln x अपॉन में कितना दे रखा है, x इंटू x+1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो डी स्टूडेंट, तो उसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, मतलब अगर आपने ln ऑफ x+1 माइनस ln ऑफ x को अगर आप t अज्यूम करते हो और इसको मैंने डिफरेंशिएट कराया, ये तो बन गया 1/x+1 माइनस 1/x, यहां से आ जाएगा, और dx दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, dt आ गया। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो x क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 आएगा, तो ऊपर तो बढ़ गया -1 अपॉन में आ जाएगा x इंटू x+1 और dx दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, dt आ गया। तो dx अपॉन x इंटू x+1 का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस dt आ रहा है। मतलब अगर आप समझो ऊपर वाले पार्ट को आपने अगर t एज्यूम कर रखा है, तो ये पूरा जो कंप्लीट पोर्शन है किससे कन्वर्ट हो गया, अपना माइनस ऑफ dt से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ t²/2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस हाफ ये आ गया, और t को आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ln ऑफ x+1 अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। एक इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट c लगा देते हैं प्लस c, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये मतलब इसका इंटीग्रेशन ही आ गया, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, fx इज ए पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट इसको आप हमेशा याद ही रखो, ये जो कंडीशन है अपने आप में स्टैंडर्ड कंडीशन है। मतलब हम क्या याद रखते हैं, इफ अगर मान लो कि fx इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू अगर fx प्लस 1/fx है, तो मैं यहां से एक बात ये कह सकता हूं कि fx इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस ऑफ x पावर n प्लस 1 ये आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये कंडीशन ध्यान देना चाहिए। अब आगे उसने बोला होगा कि f(2) का जो वैल्यू है कैसा है, 1 से ज्यादा है, मतलब f(2) अगर मैं यहां से निकालता हूं तो f(2) कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 पावर n प्लस 1। ठीक, ये आएगा, और n यहाँ पर क्या रहता है, एक नेचुरल नंबर रहता है ना। ठीक है, n इज नेचुरल नंबर। अब क्या इसका f(2) का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो f(1) से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, माइनस साइन तो आप ले नहीं सकते, तो माइनस साइन लेने पे n इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर प्लस साइन यहाँ पर ले लिया। ठीक है, प्लस साइन यहाँ पर कंसीडर करोगे तो f(2) का जो वैल्यू आया, f(2) का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा f(2) है ना, तो f(2) हो गया हमारे पास, मतलब f(2) हो जाएगा, प्लस साइन आप यहाँ पर कंसीडर कराओगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस माइनस साइन था उसमें से अब कौन सा साइन मतलब वैलिड रहेगा, प्लस वाला साइन वैलिड रहेगा। तो fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस साइन आएगा,
एक्स पावर एन रहेगा प्लस 1, ये एफ एक्स आ गया। और इसका मुझे करना क्या है, लिमिट निकालना है एक्स टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स का। ठीक है, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1, ये बन जाएगा एक्स पावर एन प्लस 1। एक्स को जब 1 पुट कराएंगे तो फाइनली ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। स्टूडेंट, नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है कि इफ एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दे दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना दे रखा है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ सी एंड डी। सी और डी का जो वैल्यू आ रहा है उसका मुझे सम फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट, अच्छा इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम आईआईटी में आ चुका है, बहुत पुराना प्रॉब्लम है आईआईटी का, आई थिंक 2003-4 के आसपास का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, या फिर 2006 में आया वो प्रॉब्लम है ना, 2006 में ये प्रॉब्लम आया था। तो और इस तरह की प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो उसका एक सॉल्व करने का प्रॉपर एक तरीका होता है। प्रॉपर तरीका क्या रहता है उसको आप ये समझ लो। ठीक है, प्रॉपर तरीका तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे पहले आपको कॉमन तरीका बता देता हूँ। उस स्टूडेंट के मन में क्या ख्याल आता है कि अच्छा ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो एक काम करते हैं ए इनवर्स यहाँ निकाल देते हैं। ए इनवर्स निकाल दिया, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, ए निकाल देते हैं, और डी मुझे पुट करा हुआ तो डी इंटू आई होगा, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, डी इंटू आई आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंपेरिजन से सॉल्व करते हैं, जो उस तरीके से सॉल्व करने में काफी लेंथी हो जाता है। तो आपको उसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से आप उसे सॉल्व करोगे, सीएच इक्वेशन से। और कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है उसका जो सीएच इक्वेशन आता है वो क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा आई इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स ए हो गया। मान लो अगर हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा आई आएगा, तो यहाँ लैम्डा लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो जो डायगोनल के एलिमेंट है वही सब्ट्रैक्ट होंगे। मींस अगर ए माइनस ऑफ लैम्डा अगर मुझे लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 1 माइनस लैम्डा, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, लैम्डा से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ऑफ लैम्डा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर मैं लिखूंगा -2, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस ऑफ लैम्डा, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो हम कर क्या रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन और किसी मैट्रिक्स का जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होता है। ठीक है, आप इतना याद रखिए। अब क्या कराओगे, डिटरमिनेंट आपने लिख लिया, डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कराओगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा, इनटू में कितना आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, और यहां से आ जाएगा 4 माइनस ऑफ लैम्डा। ठीक, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, ये टर्म आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई किया फिर आगे जब 0 0 से आएगा तो फाइनली 0 0 आ जाएगा, और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये तो आ गया हमारे पास 1 माइनस लैम्डा, तो यहाँ से आया, इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो बन जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 लैम्डा, माइनस का लैम्डा आएगा तो -5 लैम्डा ये आ गया, प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा, और प्लस का 2 यहाँ पर आ गया, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो 1 माइनस ऑफ लैम्डा यहाँ से आ गया, इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 आ गया, दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और बाद में क्या कराओगे, लैम्डा इक्वल्स टू आप यहाँ से a पुट कर दोगे। ठीक है, उसको पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब 1 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 लैम्डा प्लस का 6 आ जाएगा। माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ऑफ 6 लैम्डा ये आ गया, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, लैम्डा क्यूब की टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो पहले हमने लिखा माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की टर्म ढूंढते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ आ रहा है 1, 5 लैम्डा स्क्वायर यहाँ आया, तो ये बन जाएगा अपना 6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब लैम्डा की टर्म ढूंढते हैं, तो -5 लैम्डा यहाँ लिखा हुआ, माइनस लैम्डा 6 लैम्डा यहाँ लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 लैम्डा। ठीक है, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा इस प्रॉब्लम को जब आगे आप सिंप्लीफाई कराओगे तो लास्ट में करते क्या है, जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो पहला स्टेप तो क्या होता है, स्टेप 1 कि आप डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करो।
ये आ जाएगा। और बाद में आपको करना क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू आप ए पुट कर दो। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि लैम्डा इक्वल टू ए जब हम पुट करते हैं ना, सिर्फ याद करने के हिसाब से कि ये सही है ना, मैथमेटिकली क्या है कि थोड़ा गलत है ना, पर आप तो क्या है कि ट्रिक के तौर पे से याद रखिए। तो बाद में क्या करोगे, लैम्डा इक्वल टू जब ए पुट कराओगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का ए क्यू प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 11 ये आएगा। ठीक है, अभी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 6 इंटू आई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, इतना आ गया। मतलब एक जो मैट्रिक्स इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, और पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या आ गई, वो ये आ गई। ठीक, अब मुझे करना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो बाय यूजिंग दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन में ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, इस पूरी जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ए इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो यहाँ तो बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 6, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर कराएंगे। तो ए इनवर्स इंटू ए तो कितना होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 6 टाइम्स ऑफ ए यहाँ पर आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा माइनस 11 इंटू आई आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 ए इनवर्स का अगर हमें वैल्यू लिखना रहेगा, ये सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर इधर आ गया माइनस ऑफ 6 से प्लस का 11 आई। ठीक है, तो ए इनवर्स से ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 6 से प्लस 11 आई। ठीक है, कंपेरिजन से हम क्या करेंगे, जो सी का वैल्यू है वो तो कितना हो गया, तो सी का वैल्यू तो आ गया माइनस का 6, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और हमसे पूछा हुआ सी प्लस डी पूछा हुआ है, तो सी प्लस डी जब आप लिखोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या आंसर है इसका, 5। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा ध्यान भी रखना, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालना है तो हम दो स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, ये होता है। बाद में हम करते हैं इसमें लैम्डा इक्वल टू ए पुट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4p स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2p स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल है ना, ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एंड x, मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एंड x, p और x, p और x के हर वैल्यू के लिए मुझे करना है कि एफ एक्स का लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को आप जरूर अपने एंड पे ट्राई करो, क्योंकि अगर इस पेपर की अगर बात करते हैं टेस्ट नंबर 1 में अगर सबसे अच्छा प्रॉब्लम कोई होगा तो अगर सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा एक ट्रिकी क्या है, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए ना, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो, पहले समझो इस प्रॉब्लम में खास बात क्या है, डेटा को आप देखो 2p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक काम मैं करता हूँ उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2p स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, 4p स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है एक्स, और 4p स्क्वायर 4 इंटू 2p स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, चलो इसको मल्टीप्लाई किया, तो 2p स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा अपना 8p स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, p स्क्वायर की टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ ना, और 8p स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक, तो p स्क्वायर की टर्म को हमने एक साथ लिख लिया। नाउ अब एक काम ये करते हैं, बाकी रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन सी आ रही है, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का 2x आ रहा है, और यहाँ से कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। ठीक, तो एफ एक्स का मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो 2p स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 2p स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से बच गया, 4x यहाँ से बच गया, और प्लस का 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 यहाँ पर आ गया। नाउ आगे अगर सिंप्लीफाई कराओगे तो 2p स्क्वायर, इस वाले पार्ट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक काम ये करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3 यहाँ से आ गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो एफ एक्स का मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो 3 में क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। तो अब वैसी बात है, ये जो नंबर होगा 3 के इक्वल होगा या फिर 3 से बड़ा होगा। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड कब होगी, चलो ये भी बता देता हूँ आपको। इक्वलिटी होल्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, इस वाले पार्ट को 0 होना चाहिए और साथ में इस वाले पार्ट को भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से क्या होगा, p का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर x का वैल्यू -2 हो सकता है, बट x का वैल्यू -2 यहाँ पर नहीं हो सकता। कारण क्या है,
अगर मान लो x इक्वल टू -2 हुआ तो इन दैट केस ये जीरो नहीं होगा, इसलिए क्या रहेगा, x का वैल्यू 1 होना चाहिए और t का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो fx का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, 3 के इक्वल होगा या फिर 3 से बड़ा रहेगा, तो fx का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या आप आंसर लिख सकते हो, 3। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या दे रखा है, इफ एबीसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड एंगल बी इज इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 4, तो tan ए tan बी tan सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक। अच्छा स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को लेके आप एक बात समझो कि पहले तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एबीसी एपी में दे रखा है, इन्हें ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना आपको। तो आप यहाँ पे कितना लिख सकते हो, टू बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल बी कितना दे रखा है, पाई अपॉन 4 दे रखा है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 4, जब यहाँ पुट कराओगे तो इट बिकम पाई अपॉन 2। ठीक है, तो एंगल सी का वैल्यू तो हो गया पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए आ गया। ठीक, तो हमसे पूछा क्या चाह रहा है वो, टेन ए टेन बी और टेन सी का वैल्यू हमसे डिस्कस करवा रहा है। तो टेन ए को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, टेन बी, बी का वैल्यू कितना दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है, टेन सी का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो ये तो अपना बन गया टेन ए, दिस इज 1 बन जाएगा, और टेन पाई बाई 2 माइनस ए को मैं कितना लिख सकता हूँ, कॉट ऑफ ए लिख सकते हैं। टेन इंटू कॉट ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज फाइनल आंसर। स्टूडेंट ना अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट -1, फ्रॉम दिस लाइन। तो एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मालूम भी है ना। तो ये करो, पहले आप लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इसको मैंने लिखा है 12x 5 बाई, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -5 बाई, यहाँ से कितना बन रहा है, 12 इंटू 6 हो जाएगा 72। ठीक, और माइनस का 10 यहाँ पर आया तो कितना हो जाएगा, +10 आ जाएगा। ठीक, तो +10 इधर हो गया और 72 इधर आ गया, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 82 आ गया। ठीक है, दैट इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये लाइन आ गया, और इस लाइन का जो डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से -1, से, तो डिस्टेंस आ जाएगा मॉड ऑफ 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस आप लिखोगे -5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ तो कितना आ गया, -12 यहाँ से आ गया, -5 यहाँ से आ गया, ये तो हो गया -17। ठीक है, और प्लस कितना लिखा हुआ है, 82 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सब सिंप्लीफाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, देख लेते हैं। 12x -5 बाई यहाँ पर हो गया, तो माइनस से 12 कराएंगे तो ये हो जाएगा अपना, 2 यहाँ से चला गया, 10 यहाँ से गया, 70 यहाँ से आ गया, 65 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 65 अपॉन में कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 25 यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 169, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 30 आ गया, सॉरी 13 आ जाएगा ना, 65 अपॉन 30 जब 13 कराएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर स्टूडेंट, ओके थैंक यू।